स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजल इन डिस्गाइज के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, और सबसे पहले एक्सट्रैक्ट से सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द वुमन डाई, औरत की मृत्यु कैसे होती है। गिव द मीनिंग ऑफ डेथ टचेस द स्प्रिंग ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, और इसका मतलब बताना है कि जो मृत्यु है वो छूती है धारा, हमारे आम इंसानियत की धारा को छूती है मृत्यु। शी फेल ऑन अ थ्रेशोल्ड व्हाइल शी वाज ड्रंक, जब उसने पी रखी थी तो वो दरवाजे के सामने जो चौखट होती है उससे जो है कि वहीं पे गिर के मर गई। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इज अफेक्टेड बाय डेथ। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि सारी इंसानियत को प्रभाव पड़ता है, वो प्रभावित होती है मृत्यु से। ऑल men एंड women आर लाइक फ्लावर्स disguised इन द स्प्रिंग सीजन। सारे आदमी औरत कैसे हैं? फ्लावर्स की तरह हैं, जो डिस्गाइज्ड हैं, मतलब कि दिख नहीं रहे हैं लेकिन है डिस्गाइज है किस तरह से? फ्लावर्स की तरह, स्प्रिंग सीजन में जैसे फ्लावर्स होते हैं। डेथ इज द सफरिंग दैट विदर्स डिकेज दिस फ्लावर्स। मृत्यु क्या है? इन फूलों को सड़ा देती है, खराब कर देती है। ऑल ह्यूमंस इन दिस वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, रिलीजन, nationality, financial status have to die one day. One common factor among all humans is death. जितने भी इंसान दुनिया में है, चाहे वो किसी भी रंग के हों, धर्म के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, या किसी भी फाइनेंशियल वित्तीय स्टेटस के हों, अमीर हो गरीब हो, उनको एक दिन मरना है। यही एक कॉमन फैक्टर है सारे के सारे इंसानों में। What kind of relation did the woman have with others? दूसरों के साथ उस औरत का कैसा रिश्ता था? Why do you think it was so? और क्यों सोचते हो कि ये रिश्ता उसका ऐसा था? तो देखो, the woman did not have good relation with others. She was not liked by anyone in the village due to her bad behavior and habits. जैसा कि वो दारू पीती थी तो इसीलिए उसका रिश्ता अच्छा नहीं था बाकी लोगों से, गांव वालों से, और कोई उसको पसंद नहीं करता था उसकी आदतों की वजह से, उसके स्वभाव की वजह से। शी हैड बीन डिस्पाइज्ड, यानी कि उसको लोग नफरत करते थे। स्कॉफ्ड यानी तिरस्कार करते थे। एंड एग्रीली डिनाउंस्ड यानी कि आलोचना करते थे उसकी। थर्ड है कि व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन द बिहेवियर ऑफ द नेबर्स आफ्टर द वुमेन्स डेथ। देखो, बुरा से बुरा आदमी भी अच्छा लगने लगता है, होता है मृत्यु के बाद। तो देखो, यही बता रहे हैं कि कैसा स्वभाव बदला पड़ोसियों का जब उस औरत की मृत्यु हो गई। The neighbors' attitude changed when they heard the news of her death because they felt pity for her three children left destitute with with no one to care for them after her death. पड़ोसियों का रवैया बिल्कुल बदल गया जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी कि उस औरत की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनको दया आ रही थी उन तीन बच्चों पे। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है, मतलब जिनको कोई सहारा नहीं, खाने पीने का कुछ भी नहीं, वैसा ऐसा मतलब लेफ्ट डेस्टिट्यूट, अकेला छोड़ दिया था इस अवस्था में, और कोई नहीं था उनका ख्याल रखने के लिए उस औरत की मृत्यु के बाद। तो इस चीज की वजह से उनको दया आ रही थी पड़ोसियों को। What kind of living conditions were the woman and her children subjected to? किस तरह की जो है अवस्था थी जहां वो बच्चे और वो औरत जी रहे थे। The woman and her children were subjected to the pathetic living condition. बहुत बुरी दयनीय स्थिति थी। पैथेटिक मतलब खराब स्थिति थी जहां वो रह रहे थे। They lived in an old tumble down hut. टूटे फूटे झोपड़ी में रह रहे थे। It was more than a place of shelter from summer and winter cold. तो थोड़ी सी ज्यादा जगह थी, है ना, मोर देन ए प्लेस, एक ज्यादा जगह थी किसके लिए? कि वो गर्मियों में और जाड़े में जो है कि वहां पे अपने आप को छुपा रहे थे, रह रहे थे। शरण, शेल्टर का मतलब होता है शरण ली थी। द वुमन डिड नॉट इवन हैव डिसेंट क्लोथ ऑफ हर ओन टू बी यूज्ड फॉर हर ब्यूरियल। तो अच्छे कपड़े नहीं थे उस औरत के पास, इवन कि उसकी मैयत पे जो है उसके ऊपर डाले जा सके। तो इससे पता चलता है कि काफी पैथेटिक कंडीशन वाली जिंदगी गुजर रही थी। और मैगी के भी बारे में हम लोगों ने देखा कि पड़ोस की औरतों ने जो है कि मिट्टी वाला और गंदा कपड़ा जो है बदला उसका। What was the prospective future of the children after death of their mother? तो क्या हो सकता है प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर, कैसा भविष्य हो सकता है, क्या भविष्य था, है ना, जिसका आप बता सकते हो कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई है।
नेक्स्ट है ना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावना। इन द एंड ऑफ द स्टोरी विच चाइल्ड डू यू थिंक वॉज सराउंडेड विथ लव, वाई? और आखिरकार स्टोरी के एंड में कौन सा बच्चा होता है, तीन बच्चे हैं ना, तो तीन में से कौन सा बच्चा होता है जो प्यार से घिरा रहता है, मतलब चारों तरफ उसके मोहब्बत रहती है, प्यार से पाला पोसा जाता है। जॉन द ओल्डेस्ट, अ बॉय ऑफ 12 वॉज अडॉप्टेड बाई फार्मर जोन्स। एक किसान था जोन्स, जो कि जॉन को, सबसे बड़े बेटे को लेके चला जाता है, जो 12 साल का था। सॉरी। Kate, a girl between 10 and 11 was taken in by Mrs. Alice. केट जो दूसरी लड़की है, जो 10-11 साल के बीच की है, उसको एक महिला एलिस लेके जाती है, क्योंकि उसको एक बंधुआ मजदूर टाइप का कोई चाहिए रहता है काम करने के लिए। मैगी, हु हैड इंजर्ड हर स्पाइन 2 years ago and was crippled for life. मैगी सबसे छोटी बेटी रहती है, जो कि 2 साल पहले ही इंजर हो जाता है उसका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, तो वो पंगु हो जाती है, मतलब बिल्कुल पैरल, वो काम नहीं करता है, उठ बैठ नहीं सकती है सही से, चल फिर नहीं सकती है। वॉज नॉट वॉन्टेड बाई एनीवन, तो यही संभावना थी कि उसको कोई पसंद नहीं कर रहा था, ना ही अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। स्टोरी के लास्ट में किसको प्यार मिलता है, तो मैगी वॉज द चाइल्ड हु वॉज सराउंडेड बाई लव। तो मैगी को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। मैगी was considered an outcast by the villagers was adopted by जो थॉमसन। तो यहाँ पे ये मैगी जो है, जिसको कि माना जाता है कि आउटकास्ट का मतलब होता है कि जिसकी कोई जगह ना हो सोसाइटी में, है ना, तो गांव वाले सोचते हैं कि अरे इसको कौन ही ले जाएगा, इसकी क्या ही जगह है, बेड रिडन चाइल्ड किसको चाहिए, तो वो उसको अडॉप्ट किया जाता है जॉ थॉमसन के द्वारा। Who knew that his wife would oppose him doing this, उनको पता रहता है कि मेरी बीवी मुखालिफत करेगी, मेरे अगेंस्ट जाएगी अगर मैं ऐसा करता हूँ। He felt sorry for her and loves children, but he and his wife are unable to have kids. उसको बहुत दुख महसूस होता है उसके लिए, वो बच्चों से प्यार भी करता है, लेकिन वो और उसकी औरत को कोई बच्चा नहीं हो पाता है, नहीं होता है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है पिटिंग ग्लांसेस से, कि दयापूर्ण नजरें पड़ रही थी उसके ऊपर। तो हु वॉज ग्लांस्ड एट विथ पिटी, वाई? तो किसके ऊपर ये नजरें पड़ रही थी, दयापूर्ण नजरें, और क्यों? मैगी वॉज ग्लांस्ड एट विथ पिटी, तो मैगी, वो जो सबसे छोटी बेटी थी, उसके ऊपर नजर पड़ रही थी दयापूर्ण। शी वॉज अ बून लाइक एन एंजल बट वॉज नॉट अडॉप्टेड बाई एनी वन एज शी वॉज डिसेबल्ड। तो यहाँ पे बून नहीं होगा, बॉर्न होगा। लेकिन बून भी हो सकता है, बॉर्न नहीं, क्योंकि बून का मतलब होता है वरदान। तो शी वॉज अ बून, मतलब एक वरदान थी, लाइक एन एंजल, हाँ ठीक है, एक फरिश्ते की तरह, लेकिन कोई उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था, अपना नहीं रहा था। एज शी वॉज डिसेबल्ड, क्योंकि वो जो है डिसेबल हो गई थी, पंगु हो गई थी। नो बडी वॉन्टेड टू टेक हर एज शी वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ। तो यहाँ पे कोई लेके नहीं जाना चाहता था। डिसेबल्ड मतलब होता है अक्षम हो जाना, एक सक्षम होता है, उसका उल्टा होता है अक्षम, तो अक्षम हो जाना। और क्रिपल्ड का मतलब होता है पंगु, है ना, कि चलने फिरने लायक ना हो, तो वैसा पंगु हो गई थी, तो इसीलिए कोई उसको लेके जाने को तैयार नहीं था। गिव द मीनिंग ऑफ हर वैन एंड वेस्टेड फॉर्म। तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है कि वैन एंड वेस्टेड फॉर्म, इसका मतलब ये है कि जो सबसे नौजवान बच्ची मैगी है ना, चाइल्ड ऑफ डेड मदर, लुक्ड पेल एंड थिन। पेल यानी कि वो पीला रंग, अब पीला पड़ गया था उसका रंग, और पतली दुबली दिख रही थी, तो यही चीज लिखा है हर वैन एंड वेस्टेड फॉर्म। बिस्तर पे पड़ी रहती थी वो बिस्तर से उठती भी नहीं थी जब तक कि उसकी माँ उसको बाहों में ना उठाए। इवन नॉक्ड एट देम फॉर एंट्रेंस, तो दरवाजा खटखटाया अंदर आने के लिए। तो मैगीज इनोसेंस एंड सैडनेस अट्रैक्टेड एवरीवन टू टेक हर विद देम। तो जो मैगी है, जो बिस्तर पे पड़ी हुई थी वो लड़की, तो उसका जो इनोसेंस, मासूमियत है, और उसकी जो उदासी है, उसने आकर्षित किया हर एक व्यक्ति को कि वो उसको अपने साथ लेके जाए, लेकिन किसी ने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला था।
विच इंसिडेंट मेड द चाइल्ड बेड रिडन, क्या घटना हुई थी जिससे वो बच्ची बेड रिडन हो गई थी, यानी बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी। Why did the mothers bring cast of garment for Maggie? और जो माए हैं मतलब गांव की पड़ोस की, वो उसके लिए उतरन कपड़ा क्यों लेके आती हैं? The fall from a window injured Maggie's spine and this made her bedridden or homebound. वो गिर गई थी खिड़की से और उसे चोट लग गई थी उसके रीढ़ की हड्डी में, जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो गई थी, बिस्तर पे बस पड़ी रहती थी, या होम बाउंड यानी अब कहीं आ जा नहीं सकती थी। The mothers brought cast of garment for Maggie out of sheer concern since she had lost her mother and had no one to look after her needs. Thus the garment were brought in order to wrap her in clean bed clothes. मैगी आउट ऑफ शेयर कंसर्न होगा, तो यहाँ पे जो माए हैं वो उसको उतरन वाला कपड़ा लेके आती हैं क्योंकि वो चिंतित होती हैं, विचार करती हैं उसके लिए, क्योंकि उसने अपनी माँ खो ले दी थी और कोई नहीं रहता है उसकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए, तो इसीलिए वो कपड़े लाए जाते हैं ताकि उस बच्ची को साफ कपड़ों में लपेटा जा सके। Which shelter was suggested by one of the neighbors for the bedridden child? Why? तो कौन से शेल्टर का मतलब होता है शरण की बात की जाती है, सलाह दी जाती है पड़ोसियों के द्वारा उस बेड रिडन बिस्तर पे रही बच्ची के लिए, और वाई यानी कि क्यों, तो यहाँ पे आपको मालूम ही है ना। It was suggested that Maggie should be taken to the poorhouse because for her it would be a blessed change where she will be kept clean, have healthy food and be doctored. तो ये सलाह दी जाती है कि हाँ भाई इस नौजवान बेड रिडन बच्ची मैगी को लेके जाया जाए गरीब खाने में, ताकि वहां पे ये वहां इसके लिए ना ये वो जगह इसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। क्यों आशीर्वाद से कम नहीं होगी? क्योंकि वहां पे इसको साफ रखा जाएगा और पौष्टिक आहार दिए जाएंगे, हेल्दी फूड, और उसको इलाज भी किया जाएगा। What role does the child play in the life of Joe Thompson, Jane Thompson? तो क्या भूमिका निभाती है वो बच्ची जिंदगी में जो थॉमसन के और जेन थॉमसन के? Because of Maggie, Joe Thompson dared to argue with his wife, which he usually didn't do. Later on, Maggie filled his life with love, happiness and joy. तो पहली भूमिका ये रहती है कि जो थॉमसन हिम्मत करते हैं, जुर्रत करते हैं अपने बीवी को तर्क देने में, आर्ग्यू देने में, जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। फिर बाद में ये भी जिंदगी में आता है कि उनके जिंदगी को वो खुशियों से और प्यार से और आनंद से भर देती है वो लड़की। जो थॉमसन की बात हुई। वहीं जेन थॉमसन की बात करें तो चाइल्ड प्रूव टू बी एन एंजल इन डिस्गाइज। तो ये बच्ची बिल्कुल फरिश्ते की तरह रहती है, जैसे कि देखने में तो टूटी फटी डिस्गाइज्ड है, बेड रिडन है, लेकिन फरिश्ते की तरह ये साबित होती है। ड्यू टू हर द बिटरनेस विच मिसेस थॉमसन had was gone, Maggie's nature, sweetness and gratitude brought a change of heart in Mrs. Thompson and she wholeheartedly accepted Maggie as her child. तो ड्यू टू हर उनकी वजह से जो कड़वाहट थी मिसेस थॉमसन के अंदर वो चली गई। मैगीज का जो नेचर था, जो उसकी प्रकृति थी और उसकी जो मिठास थी, उसकी कृतज्ञता थी, उसकी वजह से बदलाव आया मिसेस थॉमसन में और वो उन्होंने पूरे दिल से अपनाया मैगी को अपने बच्चे की तरह। थर्ड एक्सट्रैक्ट है कि इट्स अ क्रूअल थिंग टू लीव हर, सो इसको छोड़ के जाना बहुत ही जो है खराब होगा, क्रूअल थिंग होगा। हु आर हैविंग अ कन्वर्सेशन इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो कौन इसमें बातचीत कर रहा है? व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ देयर कन्वर्सेशन, तो किस मुख्य बात पर यहाँ बात हो रही है? जो थॉमसन एंड ब्लैक स्मिथ्स वाइफ, यहाँ जो थॉमसन जो कि लकड़ी बनाने वाला वेल ब्राइट है और उसकी और जो लोहार की बीवी है उसके बीच में यहाँ बात हो रही है। They were discussing that where Maggie should be sent to the poor house after mother had passed away. ये डिस्कस कर रहे थे मैगी को कि कहाँ मैगी को भेजना चाहिए, सेंड मनी टू द पुअर हाउस कट कर दो,
है ना, यहाँ पे सिर्फ इतना होगा, दे वर डिस्कसिंग दैट वेयर मैगी शुड बी सेंट टू आफ्टर हर मदर हैड पास्ड अवे। ठीक है, तो ऐसा तो वो बाद में उसका रिप्लाई देती है ना कि पुअर हाउस भेजना चाहिए, तो यहाँ पे द पुअर हाउस कट कर दो आप कि मैगी शुड बी सेंट टू आफ्टर हर मदर हैड पास्ड अवे, कि मतलब कहाँ भेजा जाना चाहिए उसको जब उसकी मृत्यु हो गई है। तो वाई, उसकी माँ की, वाई वॉज मैगीज एफर्ट टू रेज हर सेल्फ पेनफुल। अब ये जो मैगी ने कोशिश की अपने आप को उठाने की, तो ये दर्द भरना क्यों था, दर्द भरा क्यों था? मैगीज एफर्ट टू रेज हर सेल्फ वॉज पेनफुल बिकॉज she was a crippled child as she had injured her spine 2 years ago by falling from the window। तो मैगी ने जो कोशिश की अपने आप को उठाने की, ये दर्दनाक था, पेनफुल था, क्योंकि वो पंगु हो गई थी, है ना, एज शी हैड इंजर्ड हर स्पाइन, क्योंकि उसके जो है रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी 2 साल पहले जब वो गिर गई थी खिड़की से। What thought terrified Maggie? What did she claim to Mr. Thompson? अब कौन सा भय था जिसने कि डरा दिया, और विचार था जिसने डरा दिया मैगी को, और वो क्या दावा करती है मिस्टर थॉमसन से? द थॉट ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन एंड हेल्पलेस इन द हॉवेल टेरिफाइड मैगी। ये विचार कि अकेली रह जाएगी, इसको अकेला छोड़ दिया जाएगा झोपड़ी में और बिल्कुल मजबूर रह जाएगी इसी झोपड़ी के अंदर, ये विचार उसको डरा देता है। मैगी एक्सक्लेम टू मिस्टर थॉमसन, वो उनसे कहती है चिल्लाकर, है ना, पिटीफुली, दयापूर्ण, बेगिंग, भीख मांगती है हिम, उनसे, थॉमसन से, नॉट टू लीव हर ऑल अलोन इन द होवल, कि मिस्टर थॉमसन आप मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए इस झोपड़ी में। Why do you think the man stood with a puzzled air? ये क्यों सोचते हो कि वो इंसान जो है कि puzzled air यानी कि बिल्कुल कंफ्यूजन में वहां खड़ा था, उलझन में। What did he do when he went into the hovel? और उसने क्या किया जब वो झोपड़ी के अंदर गया? He was puzzled because he did not know what to do. Puzzled वो इसलिए था, मतलब उलझन में, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि वो क्या करे। Neither did he want to leave Maggie alone. और न ही वो मैगी को अकेला छोड़ना चाहता था। Nor did he wish to send her to the poor house. और न ही वो उसको गरीब खाने लेके जाना चाहता था। When he went into the hovel, he supported Maggie and told her she would not be left there alone. झोपड़ी में जाने के बाद उसने सहारा दिया मैगी को और कहा कि तुमको यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। He wrapped her with his hands and bore her out into the air across the field. उसने उसको लपेटा, अपने हाथों में उठाया और लेके कहाँ गया? हवाओं में, मैदान से परे। और कहाँ जाता है एक्चुअली? वो फिर पार करके अपने घर जाता है। What kind of man was Joe Thompson? किस तरह का व्यक्ति था जो थॉमसन? Give reason to justify your answer, और आपको कारण बताना है अपने जवाब को जस्टिफाई करने के लिए। मिस्टर थॉमसन वॉज रफ एंड टफ मैन, बिल्कुल खुरदुरा सा आदमी था, बिल्कुल किसी से मतलब ना रखने वाला। और वो खुरदुरा, रफ मैन उसको बोलते हैं ना जो किसी बात का भी एकदम बिल्कुल उल्टा जवाब दे देता है या बिल्कुल एकदम रफ टॉक करता है। बट अनलाइक हिज एक्सटर्नल अपीयरेंस, लेकिन वो बाहर से जैसा दिखता था वैसा नहीं था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो काफी दयालु आदमी था। ही वॉज ओनली पर्सन इन होल विलेज हु हेल्प्ड मैगी एंड केयर्ड फॉर हर। तो वही इकलौता व्यक्ति था पूरे गांव के अंदर जो कि मैगी की मदद करता है और उसका ख्याल रखता है। फिर फोर्थ वाला है कि वो उसकी बीवी देखती है, मिसेस थॉमसन की, मिस्टर थॉमसन की बीवी उसको आते हुए, है ना, तो दरवाजे पे ही चली जाती है, गार्डन के दरवाजे पे। Whom did Mr. Thompson see approaching? मिसेस थॉमसन होगा, सॉरी, कि मिसेस थॉमसन किसको देखती हैं अपने आगे आता हुआ, मिसेस होगा यहाँ पे। What precious burden was he carrying? और कौन सा जो है कि बर्डन वो कैरी किए हुए हैं। Why was the burden precious? और ये बर्डन जो है यानी जो बोझ है ये खास क्यों है? तो यहाँ पे देखो वही गलती है, मिसेस होगा यहाँ पे। मिसेस थॉमसन सॉ जो थॉमसन अप्रोचिंग, उन्होंने अपने पति को देखा आगे बढ़ते हुए, आगे आते हुए। He was carrying Maggie who is regarded as a precious burden. वो जो बच्ची थी मैगी, उसको उन्होंने बाहों में उठा रखा था और उसी बोझ को यहाँ पे खास बोझ कहा गया है। She was referred to be precious because she turned to an angel in disguise who filled Thompson's home and heart with love. तो यहाँ पे इसी को खास कहा गया है क्योंकि वही बच्ची फिर बाद में परिवर्तित हो जाती है एक फरिश्ते में
जो कि इन डिस्गाइज है यानी छुपा हुआ फरिश्ते में, जो जिंदगी थॉमसन के और थॉमसन के घर की भर देती है प्यार और मोहब्बत से। What did Mrs. Thompson ask her husband? How did Joe Thompson react to it? मिसेस थॉमसन अपने पति से क्या पूछती हैं और जो थॉमसन का क्या प्रतिक्रिया होता है? Seeing the child in her hand, in her husband's arm, Mrs. Joe Thompson sharply questioned, "What have you there?" जैसे ही बच्ची को अपने पति के बाहों में देखती हैं, मिसेस थॉमसन गुस्से से, तीखेपन से, शार्पली मतलब तीखेपन से सवाल करती हैं कि क्या है तुम्हारे पास? जो did not reply immediately but pleaded and cautioned his wife with his looks. देखो कितने बेहतरीन अल्फाज हैं यहाँ पे कि जो प्रतिक्रिया नहीं देता तुरंत, लेकिन वो प्रार्थना करता है और कहता है एहतियात बरतने के लिए अपनी बीवी को अपने लुक से यानी कि अपने अंदाज से, चेहरे से। that asked her to be gentle, और उसके साथ and asked, that asked नहीं होगा and ask होगा, है ना, and asked her to be gentle कि प्लीज नर्म व्यवहार करना। जो spoke to angry wife only after comfortably placing Maggie on bed, जब जो पहले वाले फ्लोर पे जाता है और उसको एक छोटे से चैम्बर में कमरे में रख देता है, फिर कंफर्टेबली अच्छे से तो वापस आता है, तब वो जो है मैगी के सवाल का जवाब देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उस बच्चे को कोई भी दुख हो। Describe Joe Thompson's behavior since the day he brought the sick child home. जो थॉमसन का क्या व्यवहार रहता है तब से, जब से वो बच्चे को घर लाता है, बच्ची को। जो formed a bond with the child as soon as he lifted her in his arms. यहाँ पे दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्ड, एक लिंक बन जाता है जो और उस बच्ची के बीच में, जैसे ही जो ने उस बच्ची को उठाया था उसके घर से। Usually Joe Thompson kept rigidly silent in front of his wife, but that day he displayed a firmly set countenance and a resolute pair of eyes. ज्यादातर होता क्या है कि जो है रिजिडली लगातार बिल्कुल खामोश रहता अपनी बीवी के सामने, लेकिन उस दिन उसने बिल्कुल दृढ़ता से अपने चेहरे को सामने रखा और अपनी आंखें भी दृढ़ता से रखी, मतलब बिल्कुल एकदम सामने कड़क व्यवहार किया। He also answered his wife with the real indignation for Maggie, और उसने अपनी बीवी को जवाब दिया ओरिजिनल गुस्से के साथ, मैगी की वजह से, मैगी के लिए, फॉर मैगी, क्योंकि वो चाह नहीं रही थी उस बच्चे को। समथिंग विच ही नेवर डिड बिफोर, कुछ ऐसा किया उसने जो कि उसने कभी किया नहीं था। What reason did Joe Thompson give his wife for bringing the child home? क्या वजह बताते हैं जो थॉमसन अपनी बीवी को कि क्यों मैं इस बच्ची को ले आया? What does it reveal about Joe Thompson's character? और इससे उनके चरित्र के बारे में क्या उजागर होता है, क्या पता चलता है? रिवील मतलब उजागर होना। Joe Thompson told his wife that he had brought Maggie home because she herself can't walk to the poorhouse. He would take her there the next day, speaking to the guardians of the poorhouse regarding it. जो थॉमसन अपनी बीवी से कहते हैं कि वो मैगी को इसलिए लेके चले आए क्योंकि वो अपने पैरों पे तो जा नहीं सकती गरीब खाने, वो उसको अगले दिन लेके चले जाएंगे जब वहां पे जो संरक्षण वाले लोग हैं, जो गार्जियन है वहां के पुअर हाउस के, उनसे बात कर लेंगे मैगी के बारे में, तब वो पहुंचा देंगे। जो थॉमसन वॉज चाइल्ड लविंग मैन, चाइल्ड बच्चों से प्यार करने वाले इंसान इसलिए क्योंकि वो कुछ वो घोड़े गाड़ी वगैरह बना दिया करते थे ना मुफ्त में बच्चों का, वैगन वगैरह, स्लेड वगैरह। He looks harsh from outside but very sweet from inside. ये बाहर से तो बहुत हार्श, कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नर्म थे। He helped Maggie when everyone refused to do so. इन्होंने मदद की मैगी की जब हर किसी ने इनकार कर दिया, अपना मुंह फेर लिया। What was the reaction of Mrs. Thompson when sick child was brought in? How did her attitude change later? What do you think brought about change? क्या प्रतिक्रिया थी मिसेस थॉमसन की जब बीमार बच्चे को घर में लाया गया अंदर, और कैसे उनका रवैया बाद में बदला? क्या सोचते हो कि कैसे, मतलब क्या चीज थी जिसने कि उनका रवैया बदला, जिससे उनके अंदर बदलाव आया? मिसेस थॉमसन was at first angry and continually questioned Joe about the fate of the child. Her loneliness and lack of a child had worsened her temperament
and made her a cold-hearted person. मिसेस थॉमसन सबसे पहले तो गुस्सा हुई, लगातार सवाल कर रही थी उस बच्ची के किस्मत के बारे में कि तुम क्या करोगी इसका, क्यों लेके चले आए। उनका जो अकेलापन था और बांझपन किया, बच्चा नहीं हो पाया था, उसने और खराब कर दिया था उनके जो है कि स्वभाव को, टेम्परामेंट को, मूड को, और उनको एक कोल्ड हार्टेड, कठोर दिल वाला जो है व्यक्ति बना दिया था। टेकिंग केयर ऑफ अ लिटिल गर्ल brought about changes in her previously cold heart and also aroused feeling of motherly love in her heart. अब उस बच्ची का ख्याल रखते हुए बदलाव आया उनके अंदर, जो पहले से उनका दिल कठोर था और उनके अंदर एहसास जगे, जैसे एक माँ के एहसास होते हैं उनके दिलों में भी वैसा एहसास जगा ख्याल करते हुए बच्चे का। The presence of the child brought about the birth of feelings of motherly love which thawed her cold heart and made her able to love again. Thawed का मतलब होता है पिघला देना। उस बच्चे का होना उसने एहसास जगाया, मात्र जैसे माँ एक माँ वाली फीलिंग होती है, तो वो एहसास जगा और उस एहसास ने पिघला दिया उनके कठोर दिल को और वो सक्षम हो गई उससे प्यार करने के लिए। लास्ट है, मिसेस थॉमसन डिड नॉट रिप्लाई। ये बाइबल वाली बात जब बताता है तब वो रिप्लाई वगैरह नहीं देती हैं, है ना। तो देखो एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक्सप्लेनेशन के बाद तुम क्वेश्चन आंसर देख लो, उसके बाद तुम एक बार भी रिवाइज नहीं करना, सीधे चले जाना वहां पे, बिल्कुल तुमको समझ में आ जाएगा अगर तुमने थोरोली वॉच किया है तो। टू होम डिड, एग्जाम दोगे आसान रहेगा बिल्कुल, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से कहानियां हैं दिल में छप जाती हैं। टू होम डिड मिसेस थॉमसन नॉट रिप्लाई, किसको मिसेस थॉमसन ने जवाब नहीं दिया। हु वॉज मैगी, मैगी कौन है। वॉट मेड मिसेस थॉमसन मूव टूवर्ड मैगी इन द लिटिल चैम्बर, और क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मिसेस थॉमसन गई मैगी के कमरे में, उस छोटे से चैम्बर में, कोठरी में। मिसेस थॉमसन did not reply to Joe Thompson question. Maggie was a bedridden child and badly deceased child who was taken by Mr. Thompson. Joe Thompson felt pity for Maggie. मिसेस थॉमसन ने जवाब अपने पति का नहीं दिया, अपने पति के सवाल का। मैगी कौन है, तो मैगी एक बेड रिडन चाइल्ड है ना, बिस्तर पे पड़ी लड़की है ना, उसको बुरी तरह से बीमारी हो गई है ना, और जिसको ले गए हैं कौन, मिस्टर थॉमसन अपने साथ। जो थॉमसन ने को दया आई उस बच्ची के ऊपर। ही वॉज पजल्ड अप विथ हर व्हाट टू डू सो, और वो बिल्कुल जो है कि जो थॉमसन को दया आई उस बच्ची पे और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करना है। सो ही वेंट टू हर चेम्बर आउट ऑफ कंपैशन फॉर हर, तो कलुड़ा से वो जो है उस ले गए उसको अपने चैम्बर पे, अपने घर। ही ऑब्जर्व दैट शी हैड रेज्ड हरसेल्फ, नहीं उसके कमरे में गए, हॉवेल में, झोपड़ी के अंदर गए, है ना। ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा, दैट शी हैड रेज्ड हरसेल्फ टू एन अपराइट पोजीशन एंड वाज सिटिंग ऑन बेड, कि वो उसने अपने आप को सीधा कर लिया है, बैठी हुई है तकिए के सहारे बेड के ऊपर। तो ये तब की बात हो रही जब पहली बार उसको झोपड़ी के अंदर देखा था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे सवाल में, एक मिनट, व्हाट मेड मिसेस थॉमसन मूव टुवर्ड मैगी इन द लिटिल चैम्बर, तो यहाँ पे मिसेस थॉमसन होगा, मिस्टर थॉमसन नहीं होगा। ये तब की बात नहीं हो रही है, ये अब की बात हो रही है जब वो उसके अंदर जाती हैं, है ना। मिसेस थॉमसन औरत की बात हो रही है, यानी घर में ला चुके हैं, तो उसके चैम्बर में जो है कि करुणा से जाती हैं, उनको दया आती है उसके ऊपर, तब वो जाती हैं। यहाँ पे मिसेस थॉमसन होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। जो थॉमसन फेल्ट पिटी फॉर मैगी, हाँ तो वो उनकी बीवी है और वो जाती है कमरे के अंदर, है ना, करुणा से भरी हुई, और वो देखती हैं कि उसने अपने आप को उठा रखा है बिस्तर पे, है ना, तकिए के सहारे। तो यहाँ पे ये वही है, उनकी बीवी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये वही तब बात होती है जब वो उनका पति उनको बताता है कि बाइबल में लिखा हुआ है जो कुछ भी, उसके बाद। Why did Joe leave his wife alone with the child? जो यहाँ पे जो पति हैं उसने जो है कि अपनी बीवी को छोड़ दिया, है ना, अपनी बीवी को बच्चे के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया।
What did Joe see when he came back home from his shop? जब वो दुकान से वापस आया तो उसने क्या देखा? Joe leave his wife alone with the child because Joe wanted to know how his wife would interact with Maggie. Wanted to लगा लेना यहाँ पे, छूट गया है। जो ने अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया बच्ची के साथ क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसकी बीवी कैसे इंटरेक्ट होती है, मैगी के साथ मिलती है। सो ही लेफ्ट बोथ ऑफ देम अलोन, तो इसलिए उसने दोनों को अकेला छोड़ दिया। Joe saw that his wife's attitude toward Maggie had softened and she was caring toward her child. और जो ने ये देखा कि रवैया उसकी बीवी का बदल गया है, वो नर्म दिल की हो गई है और वो ख्याल रख रही है बच्ची का। Why did Joe consider light shining through the window as a good omen? अब यहाँ पे जो ये क्यों कह रहा है कि जो रोशनी आ रही है खिड़की से वो अच्छा शगुन है, शगुन के लक्षण जिसको कहते हैं, है ना, अच्छा इशारा है। जो considered the light shining through the window a good omen because it was a sign of hope that revealed the change in Mrs. Thompson attitude toward the girl. अब देखो जो इसको कह रहा है कि ये जो रोशनी आ रही है ये अच्छा शगुन, अच्छा लक्षण इसलिए है क्योंकि एक उम्मीद, एक आशा की किरण है जो उजागर करती है कि मिसेस यानी उसकी बीवी के अंदर बदलाव आ गया है रवैये में जो कि उस लड़की के लिए था। ही द लाइट, द होगा यहाँ पे, प्लीज करेक्ट करना, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है मुझसे। द लाइट सिंबलाइज टू हिम द सनशाइन ऑफ लव दैट वुड नाउ फॉल अपॉन देयर होम। तो ये जो लाइट है, रोशनी, वो क्या दिखा रही है, वो निशानदेही कर रही है, वो दिखा रही है कि ये क्या है, ये सनशाइन है, वो रोशनी है सूरज की, है ना, प्यार भरी, जो अब उसके घर पर पड़ने वाली है। होता क्या है, देखो अंधेरा हो चुका है, अब वो ऊपर वाले कमरे में उसकी मैगी है, तो ऊपर वाले कमरे में रोशनी का जलना मतलब कोई तो है उसका ख्याल रखने के लिए जो कि उस कमरे में रोशनी लेके गया है। तो इसको पता चल जाता है कि रोशनी का होना मतलब कि उसकी बीवी के रवैये में बदलाव आ गया है, वरना वो उसको छोड़ देती क्योंकि वो काम से कब लौट रहा था, अंधेरा होने पर लौट रहा था, है ना। तो अंधेरा होने पर उसने देखा कि बच्ची के कमरे में रोशनी है, इसका मतलब ये अच्छा लक्षण है, उसकी बीवी के रवैये में बदलाव आ गया है। Describe briefly Joe Thompson's characteristic trait as reflected in the extract. एक्सट्रैक्ट के अंदर जो थॉमसन का जो चरित्र है, वो जो लक्षण है किस तरह है, रिफ्लेक्ट किए गए हैं, वो बताने हैं। तो पहला है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव देखो इसका मतलब होता है आपका सहज ज्ञान युक्त, यानी किसी को अंदाजा हो जाना। तो देखो जो रिकॉग्नाइज द चेंज इन वाइफ टुवर्ड मैगी, ही लेफ्ट द चाइल्ड एंड हिज वाइफ अलोन टू बॉन्ड। अब जो यहाँ पे समझ जाता है मैगी का रवैया बदलेगा, उसको एहसास हो जाता है, तो वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ देता है, बीवी और वो मैगी को छोड़ देता है कि ताकि उनके बीच में बॉन्ड बन जाए। इसके अलावा सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस क्यों है, यानी कि क्यों ये सुपरस्टिशियस का आपका मतलब होता है, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है कि वो पहले से ही अंधविश्वासी टाइप का, है ना, धर्म वगैरह को मानना वगैरह भी लोग कहते हैं कभी कभी। तो ऐसा इसलिए सुपरस्टिशियस बिलीव क्यों कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि ऑन रिटर्निंग होम ही टुक लाइट इन द चैम्बर एज गुड, अरे ही लुक होगा भाई, टुक नहीं, यहाँ पे लुक होगा, ही लुक लाइट इन द चैम्बर एज अ गुड ओमेन, ओमेन भी यहाँ पे छूट गया है क्योंकि वो जब घर लौट रहा था तो यहाँ पे ही लुक लाइट इन द चैम्बर एज गुड ओमेन। तो उसने जब रास्ते में वापस होते हुए रोशनी देखी कमरे के अंदर तो उसने देखा कि यहाँ पे ये अच्छा लक्षण है। तो सुपरस्टिशियस बिलीफ भी है उसके अंदर। व्हाट डिड जो गैदर फ्रॉम मैगीज फेशियल एक्सप्रेशन, तो जो क्या गैदर करता जुटाता है मैगी के जो है चेहरे के भाव से, टू व्हाट एक्सटेंट डिड इट रिलीव हिम, और किस हद तक वो उसको राहत देता है, व्हाई डिड रिलीव हिम, और उसको राहत क्यों मिलती है। फ्रॉम मैगीज फेशियल एक्सप्रेशन मिस्टर थॉमसन कुड मेक आउट दैट शी वॉज नॉट इन पेन, उसके चेहरे से उनको समझ में आता है कि जो मैगी है उसका चेहरा बता रहा है कि अब वो दर्द में नहीं है। जो सॉ दैट हर एक्सप्रेशन वॉज सैड एंड टेंडर्ड बट देयर वॉज नो बिटरनेस और पेन, जो देखते हैं उसके चेहरे को और उसके हाव भाव को देख के समझते हैं कि वो दुखी तो है
नाजुक तो है लेकिन उसके अंदर कोई कड़वापन नहीं है, ना ही कोई दर्द है। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी अपलोडेड है, आप पढ़ना जरूर। और इतनी सारी मेहनत हो रही है आपके लिए, प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रमोट करिए, ताकि मेरा और इसमें मन लगे, क्योंकि मैं बाकी सारी चीजें भी कर रहा हूँ, खुद की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको वीडियोस भी दे रहा हूँ। और मेरा वादा है, मोनेटाइज तो ऑलरेडी है, मेंबरशिप के लिए हम भी लगा सकते हैं कि मैं मेंबरशिप लगा दूं, कि मतलब आपको पैसा देना पड़े इन वीडियोस को देखने के लिए, लेकिन मेरा वादा है मैं कभी नहीं लगाऊंगा। बस आप मुझे इतना प्रमोट कर दो कि इनकम इतनी हो जाए मेरी, कि मतलब मैं इससे मेरा मतलब सब कुछ हो जाए, है ना, ताकि मैं इसमें और ज्यादा वक्त दे सकूं, मुझे मतलब इसमें अपनी लाइफ दिखने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई